अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव में राजनीतिक यात्राओं का अपना बेहद महत्व होता है और ये यात्राएं कई बार बहुत करिश्मेटिक होती हैं, कभी सत्ता परिवर्तन करती हैं, कभी सत्ता में वापसी करती हैं और पूरे सामाजिक राजनीतिक वातावरण में भारी तब्दीली लाने का काम करती हैं। इसलिए यात्राओं को लेकर जो उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है, किसकी यात्रा किसके ऊपर कितनी भारी पड़ रही है, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, अब जब चुनाव को बहुत थोड़ा वक्त बचा है, महज कुछ दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। कभी भी, एनी टाइम, एनी मोमेंट। ऐसा बताया जा रहा है कि 28 तारीख को भारत निर्वाचन आयोग इसी 28 को लखनऊ के दौरे पर आ रहा है, जहां वो उत्तर प्रदेश की समीक्षा करेंगे कि चुनाव की तैयारी में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। उसके फौरन बाद कभी भी 5 राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, यानी चुनाव का ऐलान हो जाएगा। उम्मीद करिए कि 10 जनवरी के आसपास, 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच कोई भी दिन आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन आचार संहिता के पहले जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, जिनकी स्टेक सबसे हाई है उत्तर प्रदेश में, वो जनता के बीच अपना एक राउंड पूरा कर लेना चाहते हैं एमसीसी लागू होने से पहले, क्योंकि अभी खर्चे का और पैसे की कोई जवाबदेही नहीं, तब होगी। तो इसके लिए आसान माध्यम है यात्रा निकालना। यात्रा के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी उपलब्धियां बता सकते हैं और विपक्ष सरकार की नाकामियों को प्रचारित करता है, लोगों तक पहुंचाता है। तो इस समय 2 बड़ी यात्राएं बहुत चर्चा में हैं। तीसरी यात्रा एक बीएसपी की भी निकली हुई है, जो सतीश चंद्र मिश्रा लेके निकले हुए हैं। पहली यात्रा है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा। ये यात्रा उत्तर प्रदेश में अब तक तकरीबन 175 विधानसभा सीटों को कवर कर चुकी है और उम्मीद है कि इस दिसंबर के आखिरी तक वो 200 से ज़्यादा असेंबली सीट्स को कवर कर चुके होंगे। और इस यात्रा को बहुत व्यापक जन समर्थन उत्तर प्रदेश के भीतर हासिल हो रहा है। अखिलेश यादव जिस भी विधानसभा सीट से होकर गुजर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जनता उनको देखने, उनको सुनने और उनके उठाए मुद्दे को समझने के लिए आ रही है। अखिलेश यादव को मिलने वाला जन समर्थन अभूतपूर्व है। शायद अखिलेश यादव ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि उनको इतना व्यापक जन समर्थन हासिल है। जनता सड़कों पर है और जिस भी विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, भीड़ उनके साथ पास आ रही है। तो अखिलेश यादव की विजय यात्रा में आ रही भीड़ बाकी दलों में क्या हलचल है, इसके लिए बड़ा कौतूहल पैदा कर रही है। तो बीजेपी ने इसका काउंटर तलाशा कि अखिलेश यादव की विजय यात्राओं में उमड़ रही भीड़ का काउंटर क्या है। तो बीजेपी ने 1 या 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 6 जन विश्वास यात्राएं उत्तर प्रदेश के 6 कोनों से शुरू की। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी कोणों से बीजेपी ने 6 जन विश्वास यात्राएं निकाली अपनी पार्टी के स्थानीय दिग्गज नेताओं के साथ और कुछ लखनऊ से बड़े मिनिस्टर्स या पार्टी के बड़े पदाधिकारियों की अगुवाई में। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। तीसरा एक कोण बन रहा है बीएसपी का। सतीश चंद्र मिश्रा के हाथ इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की पूरी कमान है और सतीश चंद्र मिश्रा ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को लीड कर रहे हैं। अब ये मान के चलना चाहिए कि वही उत्तर प्रदेश में बीएसपी के सबसे बड़े अभी तक स्टार प्रचारक हैं। मायावती अब तक मैदान में नहीं आई हैं। सतीश चंद्र मिश्रा एक राउंड ब्राह्मण सम्मेलन कर चुके हैं, दूसरे राउंड में वो निकले हुए हैं। प्रयागराज की तरफ अब उनका काफिला रवाना हो रहा है, उनकी भी यात्रा निकली हुई है। तो बीजेपी की जनविश्वास यात्रा, अखिलेश यादव की विजय यात्रा, बीएसपी की ये यात्रा और लड़की हूं लड़ सकती हूं, इन सब के बीच उत्तर प्रदेश क्या वाकई में 2 खेमों में बट रहा है और इन विजय यात्राओं का या इस जन विश्वास यात्रा का असर क्या है, इंपैक्ट क्या है? क्या इन जन विश्वास यात्राओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी ये बता पाएगी लोगों को, उत्तर प्रदेश के मुद्दों को क्या रिजॉल्व कर पाएंगे, या फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया के नेतृत्व में निकल रहा विजय यात्रा सरकार की नाकामियों पर भारी पड़ रहा है, या सरकार की नाकामियों को सुनने के लिए इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं? कारण क्या है?
हमें इन सभी पहलुओं पर आज विचार करने के लिए मैंने ये परिचर्चा आयोजित की कि किसकी यात्रा किसके ऊपर कितनी भारी है, किसके में ज़्यादा पब्लिक आ रही है, कौन किसको ज़्यादा सुनना चाहता है, मुद्दे क्या हैं उत्तर प्रदेश के भीतर। जन विश्वास यात्रा का मकसद है सरकार अपने 5 साल के कार्यों की उपलब्धि को बताना, और विजय यात्रा का उद्देश्य है सरकार की 5 साल की नाकामियों को जनता के सामने रखना। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बन रहा है, हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे, क्योंकि यात्राएं बड़ी ताकतवर तरीके से निकली हुई हैं और मुकाबला बहनों भाइयों इस बार किसी के लिए आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश इस बार कुछ ऐसा सोच रहा है जिसकी शायद हमने आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ बयान सुने आप, फिर आज की चर्चा बहुत ही दिलचस्प है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को एक ऐसा अद्भुत चमत्कार दिया है जो हजारों वर्षों से जिसकी काशी को आवश्यकता थी, ये वापस नहीं लौट रहे हैं। ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। ये सबको एहसास हो गया होगा कि जब हमने और उन्होंने हाथ मिलाया है, ये चौधरी चरण सिंह जी का पुराना समीकरण लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया है। और आज बेहद आश्चर्यजनक तरीके से इगलास अलीगढ़ में असंख्य और बहुत भारी भीड़ जयंत चौधरी को सुनने के लिए इकट्ठा हुई। यानी करिश्मा हर तरफ से है, कोई किसी से कमजोर नहीं है, ताकत सबके पास है, नतीजा जनता को देना है। आज मेरे साथ आज की परिचर्चा में समीर सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज राय धूपचंडी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ब्रजेश शुक्ला उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार, धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी से, और उनके धर्मवीर चौधरी जी के खास मित्र असीम वकार AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के प्रभारी मेरे साथ आज के कार्यक्रम में हैं, और आसिफ रिजवी प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो 6 जन विश्वास यात्राएं निकाल रही है उसको उतना सपोर्ट मिल रहा है जितना अखिलेश यादव को मिल रहा है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, एक तो मैं संशोधन करना चाहता हूं। आपने कहा कि अखिलेश जी के काउंटर में हम यात्रा निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम 2014 में भी यात्रा निकाले थे, हम 2017 में भी यात्रा निकाले थे, हम 2019 में भी यात्रा निकाले थे, और हम 2022 में भी यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे संगठनात्मक 6 क्षेत्र है, संगठनात्मक इकाई है, 6 क्षेत्र में हमारी यात्राएं चल रही हैं। जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जनता के बीच में है। हम उत्तर प्रदेश सरकार के किए गए काम और केंद्र के किए गए कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, और अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के इस यात्रा में आम जनता का मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है। हम लोगों को बता रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है और आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। आप देखिए, जनसैलाब उमड़ रहा है। माननीय योगी जी भी जगह जगह जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी हमारे जगह जगह जा रहे हैं, जिलों में सभाएं कर रहे हैं। हमारे सभी नेता, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये सब लोगों की सभाएं भी हो रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के नेता माननीय केशव मौर्य जी हैं, दिनेश शर्मा जी हैं, सबके कार्यक्रम हो रहे हैं। पर आपको लगता नहीं कि जितनी भीड़ अखिलेश यादव के विजय रथ पे आ रही है, और आज आपने देखा होगा अलीगढ़ इजलास में जयंत चौधरी का कार्यक्रम, वो भीड़ आपको चिंतित नहीं करती, विचलित नहीं करती? नहीं देखिए ब्रजेश जी, आपको 2017 की तरफ ले चलना चाहते हैं। 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी राहुल जी और अखिलेश जी ने रायबरेली से, अमेठी से अपनी यात्रा शुरू की थी।
वो अमेठी जिसके विधायक गायत्री प्रजापति आज बलात्कार के केस में जेल में है, उस यात्रा का क्या हश्र हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव में? 2019 में सपा बसपा गठबंधन का क्या हश्र हुआ उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश विकास के साथ है, उत्तर प्रदेश तरक्की के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली के साथ रहना चाहती है। और जयंत चौधरी जी को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का अभिनंदन करना चाहिए कि कम से कम बरसों पुरानी मांग रामाला शुगर मिल की क्षमता बढ़ाने का काम योगी जी ने 500 करोड़ रुपया दे के किया है, जो चौधरी चरण सिंह जी के बहुत धन्यवाद गांव आपका। की मैं शुगर मनोज मिल राय है धूपचंडी जी रामाला। को आमंत्रित तो एक करता बार हूं। जयंत चौधरी थैंक जी यू। को उनका स्वागत करना चाहिए। थैंक यू। मनोज राय धूपचंडी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। अभी आपने समीर जी की बात सुनी, ये कह रहे हैं कि इनकी जन विश्वास यात्रा में अपार जन समर्थन मिल रहा है, आपसे ज्यादा। देखिए, इनको नाम अपनी जो जन विश्वास यात्रा रखें, इसको इनका नाम इनको रखना चाहिए कि जनता माफ करो हमको यात्रा। क्योंकि 4.5 साल 5 साल होने जा रहे हैं जिस तरीके की लूट हत्या बलात्कार उत्तर प्रदेश में जंगल राज हुआ है। सेंगर और चिन्मयानंद जैसे लोग जो इनके गले के हार बने हुए थे, उस पर इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात, कोई भी यात्रा हो रही है, अभी प्रधानमंत्री जी की आज यात्राएं थी, बनारस में आज अमूल प्लांट का उसका शिलान्यास किया जिसको अखिलेश यादव जी ने 2014 में कर दिया था, 2013 में किया था, माफ करिएगा, ये तब किया था जब अखबारों की हेडिंग बनी थी कि मोदी के पहले पहुंचा अमूल। और लखनऊ में जो अमूल प्लांट लगा, वहां गुजरात से दूध आता है। इनकी कथनी में करनी में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए इनको जनता माफ करो यात्रा निकालनी चाहिए। और मैं तो फिर आपसे कहना चाहूंगा, ये स्वीकार भले न करें, लेकिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बाद किसी नेता को सुनने के लिए, किसी नेता को दिखने के लिए पूरी रात इस ठंड के मौसम में अगर कोई खड़ा है किसी को देखने के लिए, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखने के लिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो देखने इनकी 6 यात्राएं इस बात और को आपकी मानेंगे एक नहीं। यात्रा। सरकारी खर्च, इनके पास 6 यात्रा है, आपके पास एक यात्रा है जी। इनके मुख्यमंत्री आएंगे मध्य प्रदेश के, वो बलिया से करेंगे। इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा बेंगलुरु से, वो कहीं और करेगा, कोई और। मतलब आप ये समझिए कि लगातार सारे जो इनके फ्रंट के नेता हैं, जो सेंट्रल कमेटी के नेता हैं वो, और उसके बाद जो दूसरे स्टेटों के मुख्यमंत्री हैं वो, आप अंदाजा लगाइए ब्रजेश जी कि प्रधानमंत्री जी को अपनी संसदीय क्षेत्र में 7 दिन में दूसरी बार आना पड़ा है, और उसके बाद भी अगर भ्रम पाली है भाजपा। ओके। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि जन विश्वास यात्रा के बदले जनता माफ करो हमारी गलती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं धर्मवीर चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के। चौधरी जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब हमने मान लिया है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी ही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के प्रचार की कमान संभालेंगे और वो लगातार यात्राओं पर निकले हुए हैं, पर आपको लगता नहीं कि अभी थोड़ा माहौल नहीं बन पा रहा बीएसपी का? क्यों? ब्रजेश जी, हमने बचपन में एक यात्रा और एक रेस की कहानी पढ़ी थी, खरगोश और कछुए की। ये खरगोश की तरह कितनी ही उछल कूद कर लें, ये दोनों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, हाँ ये दोनों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उसी तरीके से इस रेस को जीतेगी जैसे कछुए ने जीती थी। ओके। हमारी रेस थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि इस प्रदेश में 2022 में ये दोनों पार्टियों का जो अंदर खाने गठजोड़ है वो उजागर हो जाएगा और ये दोनों पार्टियां मात खाएंगी। ये समाजवादी पार्टी बीजेपी दोनों मिली हुई हैं ब्रजेश जी। अच्छा। 2003 में जब केसीनाथ त्रिपाठी जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, तब इन्होंने हमारी सरकार को गिरा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई थी। हमने सुप्रीम कोर्ट तक वो मुकदमा जीता था। अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मोदी जी को लोकसभा में आशीर्वाद दिया था, और मोहन भागवत जी के पास में ये घंटा बजाने नहीं गए थे मुलायम सिंह यादव जी, ये सेटिंग करने गए थे कि ये बच्चा है, इस बच्चे से कोई गलती ना हो जाए, हम आपस में एक हैं।
मनोज जी मुसलमानों रुकिएगा। को धोखा दे रही है समाजवादी पार्टी, तो आप ये बताइए और कि ये एक सवाल हिंदुओं और को है धोखा दे रहे हैं। भाई, ये हम जो लोग भी डबल एक्सपेक्ट इंजन कर रहे होता है हैं ब्रजेश जी, कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ही हाई स्टेक ब्रजेश वैल्यू जी का मुझे बोलने इलेक्शन दीजिए है। ब्रजेश जी। हाँ, अरे अभी लोग ब्रजेश जी, एक्सपेक्ट मुझे कर तो रहे हैं कि आपने बोलने नहीं मायावती जी दिया। को भी आना चाहिए। मुझे तो बोलने दीजिए। बोली बोली। और ये जो ब्रजेश जी, ये जो डबल इंजन होता है ना, ये डबल इंजन इसीलिए लगाया जाता है कि कोई एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन से काम चलाया जा सके। योगी आदित्यनाथ का इंजन उत्तर प्रदेश में फेल हो गया है, इसीलिए मोदी जी को अपना इंजन लगाना पड़ रहा है। लेकिन ये दूसरा इंजन भी काला धुआं फेंक रहा है। ये गाय गुड़ गोबर की बात करेंगे, लेकिन ये असली मुद्दों से भागेंगे। पर बहन जी का इंजन कहाँ है? करेंगे। अगर ये दो इंजन फेल हो रहे हैं तो बहन जी का इंजन कहाँ है? बहुजन समाज पार्टी की ताकत को जब इनकी सुनामी चल रही थी ब्रजेश जी, जब ये आंधी बता रहे थे अपनी, उस समय भी हम 22% वोट से ऊपर थे। 100 कैंडिडेट हमारे 200-500 वोट से हारे थे। आज इनकी कोई सुनामी नहीं है। और समाजवादी पार्टी तो बैसाखियों पे चल रही है। इनको कभी लोकदल की बैसाखी चाहिए और कभी सुहेलदेव पार्टी की बैसाखी चाहिए। ये स्वयं चुनाव नहीं लड़ सकते। ओके, ये कभी अपने चाचा के पैरों में गिर रहे हैं, कभी किसी के पैरों में गिर रहे हैं। आप किससे ज्यादा इनकी नाराज हो, हकीकत, सपा वालों इनकी से या पोल खुल बीजेपी चुकी वालों है। से? ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं। ओके। ये दोनों प्रदेश की जनता को सड़क पर लाना चाहते हैं। ये नाहक लड़ रहे थे, इसका मतलब ये खुद तो दोनों अगर महल मिले में हुए हैं रहेंगे। तो जी, ये खुद तो महल में रहेंगे, हाँ। और रथ में रहेंगे, और जनता सड़क पर लाएंगे। ये ओके, मैं आसिफ रिजवी चाहे को आमंत्रित सरकार हो, करता हूँ। चाहे थैंक सरकार यू, से बाहर बहुत हो, शुक्रिया आपका। जनता को ये सड़क पर धर्मवीर जी, लेके आपने आएंगे। पर्याप्त बात रख ली, अब जरा दूसरों को मौका देते हैं। आसिफ जी, बहुत धन्यवाद आपका। जब आप देख रहे हैं कि इतना हाई वोल्टेज माहौल उत्तर प्रदेश के भीतर हो गया है, क्या प्रियंका गांधी कोई यात्रा नहीं निकालेंगी? नहीं, प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा यात्रा सबसे पहले निकाली। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले प्रतिज्ञा यात्राएं निकाली, और प्रतिज्ञा यात्राओं में हमने महिलाओं के जो पति वादे किए उन वादों को उनको जाके बताया कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में पहली बार किसी ने महिला मुख्यमंत्री दिया तो कांग्रेस ने दिया। इस देश में किसी ने लोकसभा स्पीकर महिला दी तो कांग्रेस ने दी। और आज उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। तो हम महिलाओं को खुद इतना सक्षम करके खड़ा करना चाहते हैं सामने कि अपने प्रति हो रहे अपराधों को वो स्वयं रोक सकें। और जो ये प्रतिज्ञा, जो ये यात्रा निकाल रही है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी तो 6 जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। इनकी आपको अंदाजा है कितनी बड़ी ताकत के साथ निकाल रहे हैं वो? सुन तो लीजिए, और हमने समीर यात्राएं बता रहे थे निकाल अभी दी, कि बहुत भीड़ आ रही है। हमने यात्राएं निकाल दी और अब हम मैराथन रेस कर रहे हैं। अभी 25 तारीख को लखनऊ में भी करने जा रहे हैं। 20,000 महिलाएं देखिएगा लखनऊ के अंदर जो मैराथन रेस में पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, बात तो ये हो रही है, इन्हें 6 यात्राएं निकाली हैं। अगर हिम्मत हो बीजेपी की तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, जो इन्होंने विधान परिषद में बोला है कि उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, ये एक भी अपने उसमें प्रतिज्ञा में, अपनी एक भी यात्रा में खड़े होकर बोल के दिखाएं। जनता इनको वहीं पे मारेगी। अरे आप विधानसभा में, विधान परिषद में बोल रहे हो कि एक भी आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर ऑक्सीजन की कमी से मरा नहीं। हजारों जो लाशें हम लोगों ने गंगा में बहते देखी और कुत्ते उसे नोच के खा रहे थे, और ये बता रहे हैं मतलब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इन्हें माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, आप देखो, आप तो न्यूट्रल पोजीशन पे खड़े हो। समीर वाली यात्रा को ज्यादा रिस्पांस है कि मनोज वाली यात्रा को ज्यादा रिस्पांस है? हमारे तो मैराथन ये देख लिया, समझ में आ जाए किसकी यात्रा। अच्छा, आपकी अपनी ही रिस्पांस अच्छा है। आप बताइए, मैं तो कह रहा हूं हमारी यात्रा में सबसे अच्छा रिस्पांस है। हाँ, हमने तो यात्राएं कर ली हैं, हमारी मैराथन दौड़ हो रही है। आप बता दिए किसी दौड़ में, अभी लखनऊ में परसों होगी, आप देख लीजिएगा। लखनऊ में जब हमारी 25,000 महिलाएं अपनी थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं असीम वकार को आमंत्रित करता हूं। वकार साहब, आपने देखा होगा कि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, कोई अपनी 6 जन विश्वास यात्राएं निकाल रहा है, कोई विजय रथ लेकर निकला हुआ है। पब्लिक सपोर्ट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि किसकी यात्रा ज्यादा भारी है? ये यात्रा सबसे भारी है, चलाते नहीं आप। ये कौन सी यात्रा है? ये जनाब ओवैसी साहब की प्रोग्राम की, रैली की ये स्वागत है। ये आप चलाते नहीं है सर। कैसी बात करते हो? मैं हमेशा चलाता हूं खबर। आप ऐसे नहीं कह सकते। दिखा दो भाई, इनका दिखा दो। देखिए आप, ये जनता देखिए, सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। देखो, बताइए किसकी बड़ी यात्रा है? हो गया, अब आ जाए, वापिस आ जाए।
ये किसको ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है? सर हम लोग को सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, असद ओवैसी साहब को सबसे ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। और क्यों मिल रहा है ये भी सुन लीजिए। एक पार्टी 4 बार की मुख्यमंत्री, दूसरी पार्टी जिससे भी आप बात कर रहे थे वो भी 4 बार के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी ये भी 4 बार के मुख्यमंत्री, ये सब 4-4 बार मुख्यमंत्री बन चुके। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक भी विधायक अभी नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, एक भी सभासद नहीं है उत्तर प्रदेश में। और पिछले सब चुनाव में आपकी जमानत भी जब्त हो चुकी है, ये भी जोड़ सर उसके बाद अगर ये हमारा हाल है, अगर ये समर्थन हमको जनता का मिल रहा है जो आपको दिखाया मैंने, तो ये कमाल है। जनता सर आंखों में बिठा रही है। लेकिन आपसे हमको शिकायत ये है कि आप चलाते नहीं हैं। आप सबकी रैली दिखा रहे हैं तो आप हमारी भी रैली चलाइए, हमारे सदर की मैं चलाइए। आपको सबूत दूंगा कि मैं आपकी रैलियां कितनी चलाया हूं। कहाँ दिखाते हैं अब सर? इस अभी आपने प्रोग्राम के प्रोग्राम फौरन चलाया। बाद आपको जो है मैं वीडियो भेजूंगा, नहीं सर, अभी आपने प्रोग्राम ताकि आपकी चलाया। शिकायत दूर हो सके। अभी आपने प्रोग्राम चलाया सर, आपने कहाँ दिखाया हम लोगों का? मेरी शिकायत है आपसे। ठीक है, आपने दिखा लिया वैसे। अब चुनाव आगे में- बढ़े और ये बताएं, बीजेपी कह रही कि उनको रिस्पांस बहुत ज्यादा मिल रहा है जन नहीं विश्वास सर, ये तो देखिए हमारा कमाल है कि अगर आप नहीं दिखाएंगे तो हमें पता कैसे दिखाना, हमने दिखा दिया। ठीक है। देखिए दूसरी बात आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का डिब्बा गुल, इनकी बैटरी खत्म हो गई। क्या बात कर रहे हैं? समीर सिंह जी अभी अपनी उपयोगिता बता रहे थे। एक छोटा सा बात बता दूं आपसे। देखिए सरकारें चलती हैं, जो कमाई होती है सरकार की टैक्सेस से, उसी से तरक्की होती है। मैं समीर साहब से पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लीटर पेट्रोल, खाली पेट्रोल की बात कर रहा हूं, डीजल की नहीं कर रहा हूं, रोज बिकता है। और 22-23 रुपए आप टैक्स लेते हैं वैट के नाम पर। लगभग 3 अरब रुपए रोज कमा रहे हैं आप, 3 अरब रुपए रोज खाली टैक्स से कमा रहे हैं। 75 जिले हैं। आपने 75 जिले में अगर 75 मेडिकल कॉलेज बनाए होते, 75 हॉस्पिटल बनाए होते, 75 स्कूल बनाए होते, या 75 जिलों में गरीबों की बच्चों की शिक्षा को मुफ्त किया होता, या आपने कोई ऐसे काम किए होते जो गरीबों से जुड़े हुए थे, तो मैं आपकी बात मानता। सर आपने तो उल्टा काम कर दिया। जो नेशनल हाईवेज थे जिन पर सफर करते थे लोग, आज आपको पता है दिल्ली जाने के लिए आगरा एक्सप्रेसवे से गुजरिए और यमुना एक्सप्रेसवे से, तो 1500 से 2000 रुपए के बीच में आ रहा है खाली टोल टैक्स। कैसे जाएगा गरीब आदमी? नया काम समझिए कैसे ठगा जा रहा है जनता को। आज विकास की बात कर लूं, ठग कैसे जन रहे? विश्वास लेके निकले। नहीं सुनिए, ठग कैसे रहे? पहले जो टोल टैक्स था वो ये था कि अगर आप जा रहे हैं, फर्ज कीजिए मैं मिसाल दे रहा हूं, एक तरफ से जाने का 100 रुपए और सेम डे वापस कर रहे हैं तो 150 रुपए, 50 रुपए की छूट होती थी। इन्हीं ने फास्टैग लागू कर दिया, मोदी जी ने और योगी जी ने। अब फास्टैग से खेल क्या कर रहे हैं? अब 100 रुपए जाने के और 100 ही रुपए आने के। ये 50 रुपए किसके खाते में जा रहे हैं? आपको पता है कि जो हमारे हाईवेज हैं उन पर कितनी गाड़ियां गुजर रही हैं? सीधा सीधा घाटा। अगर आपसे पूछा जाए शिक्षा की बात तो आप करेंगे नहीं, रोजगार की बात आप करेंगे नहीं। 350 की गैस आप 1000 रुपए में बेचे डाल रहे हैं, डीजल पे आप अलग से टैक्स ले रहे हैं, हाँ, मैं समझ पेट्रोल गया पे आपकी आप बात। अलग से टैक्स ले रहे हैं। पर ये तो अभी सरकार- मनोज धूप चंडी बता रहे थे कि इनकी यात्रा में तो इतनी भीड़ आ रही कि लोहिया जी के टाइम आती थी, उसके बाद अब आई है। नहीं सर, मैंने आपसे कहा था आप हमारा चलाइए, तो मैं दे रहा हूं वीडियो आपको भेज रहा हूं, चलाइए एक बार। तो और ये फिर क्या comparison क्लेम कर कीजिए। रहे हैं? मनोज कैसे क्लेम कर रहे हैं? देखिए मनोज यादव जी अपनी मनोज पार्टी- राय जी। हाँ, मनोज धूपचंडी जी अपनी पार्टी का प्रवक्ता हैं और उनका ये फर्ज है कि वो करें। मैं उनको कहीं से गलत नहीं ठहरा रहा हूं। हाँ, आप क्यों सपा को गलत ठहराओगे? लेकिन समाजवादी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना आप विधायक नहीं जीत सकते। क्या नहीं जीत सकते विधायक सर? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना विधायक नहीं बना सकते अपने। एक भी नहीं? एक भी नहीं बनेगा सर इनका। क्या मैं बता बात रहा हूं कर आपसे, 143 सीट तो ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं पर सर, पिछले सब चुनाव में तो आपके घर के जो पैसे थे वो भी चले गए थे चुनाव आयोग को। नहीं वो बहुतों को जाते हैं सर, उसकी चिंता नहीं होती है, उसकी चिंता करना ही नहीं है। हमको यह देखना है कि हम चुनाव में उतर रहे हैं और चुनाव में उतरने के बाद हम क्या परफॉर्मेंस देंगे, ये तो बाद में आपको मालूम पड़ेगा ना। पर आपको तो कोई छूने को तैयार नहीं यूपी में, आप बातें चाहे जितनी बड़ी नहीं कर लें। बिल्कुल मत छुआइए, बिल्कुल ना छुआइए, आप मुझको क्यों ऐसे बोल रहे हो? मैं तो दूर से निकलवा दीजिए। लेकिन ये मैं बता दूं मैं आपसे, कह रहा हूं कि कोई आपको अपने साथ गठबंधन में नहीं लेना चाहता, ये मेरा कहने का आशय है। नहीं हमें आप लेंगे गुस्सा क्यों क्या? हो रहे हैं? हम पे आरोप क्या लगा रहे हैं? आप अंदाजा लगाइए आरोप क्या लगाया जा रहा है। ये मैंने बीजे- कोई आरोप नहीं लगाया। नहीं आपने नहीं, ये जो जितने बैठे हैं ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के एजेंट हैं।
किसी ने नहीं कहा, आज कोई नहीं बोला। सर, ये आप खुद चाहते हैं कि आपको कहा जाए। नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। ये कहते थे, अब तो डरने लगे ना हमसे। अच्छा, अब तो हिम्मत नहीं। कहला के देखिए तो इतने सवाल खड़े कर दूंगा, इतने सवाल दोनों पे खड़े कर दूंगा, तीनों पर, कि जवाब देते नहीं बनेगा। सर हिम्मत है तो कहलवा के दिखवा दीजिए। जवाब अभी आप नहीं है सर, क्या होगा? नहीं है सर, जवाब नहीं इनके पास। क्या कह रहे हो आसिफ भाई? भाई जवाब जब देखिए ऐसा है, जवाब जब बीजेपी से लिखवा के ला रहे हैं तो क्या होगा? लोग कह दिया, मुंह पे कह दिया। हाँ, बिल्कुल सही बात क्या है। कर लोगे अभी? बीजेपी मैं बता दूं, अब मेरी बात आपके समझिए। मुंह पे कह दिया। 1980 ये में, केवल वही बोलते हैं तो बीजेपी कहती है। हाँ सुनिए, अब हम क्या बोलने जा रहे हैं। 1980 में मुरादाबाद की ईदगाह में घेर कर पीएससी ने गोली मारी, 5000 मुसलमान शहीद हो गए ईदगाह के अंदर। अब ये सब के लिए मैंने डिबेट नहीं बुलाई कि आप लोग एक दूसरे को कम्युनल बातें कहने, गलत बात है। नहीं, इनसे पूछिए किसकी डिबेट नहीं है, इनसे पूछिए तो एक बार। तो मैं कोई कम्युनल डिबेट नहीं करूंगा। राष्ट्र की बात होगी तो मुसलमान शहीद, मुसलमान को गोली उड़ा अब दो, आसिफ ने बोल दिया बना दो, तो अब आप गुस्सा हो गए। अभी तक पूरे डिबेट में धमका रहे थे, कोई बोल के दिखाएगा। जवाब दूंगा। मुसलमानों को कत्लेआम करो और राष्ट्र के पीछे छुप जाओ। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। राष्ट्र के पीछे छुप जाओ। मैं जवाब देना चाहता हूं। मंदिर का ताला खुलवाओ, मंदिर का ताला खुलवाओ, अभी रुक मंदिर का जाओ। शिलान्यास करवाओ, ओके। उसमें मूर्तियां देखिए, रखवाओ। हमारे लिए हर आदमी इंडियन है। उसके बाद में हम व्यक्ति को इंडियन के रूप में देखते हैं। मुरादाबाद में और आपने पुलिस पे चलाई थी। ये बीजेपी के कहने पे मुसलमान के रूप में देखते हैं, बीजेपी हिंदू के रूप में देखती है। आप जो भी कह लीजिए, ये और बीजेपी आपका जो दिल चाहे, जवाब नहीं आपके पास। हिंदू देखते हैं और मुसलमान जवाब देखते नहीं हैं। आपके पास। हमें तो भारतीय दिखता है और अपराधी दिखता है। अपराधी में और गलत आदमी में हमें हिंदू और मुसलमान नहीं दिखता है। मुरादाबाद गलत है वो गलत है, चाहे वो नमाज पढ़ लेते मुसलमान हो अपराधी चाहे वो थे। हिंदू हो। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं? मुरादाबाद की ईदगाह में अरे जाने दें, आपको छोड़े, बंद करें। ये बीजेपी के ब्रजेश जी के पास चलता हूं। थैंक यू। बीजेपी के आप दोनों शांत हो जाए। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को थैंक यू, थैंक यू। अपराधी थे इनकी नजर में, कांग्रेस की नजर में। अपराधियों पर गोली चलाई कांग्रेस ने। शुक्रिया ब्रजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये इन पॉलिटिकल यात्राओं में किसको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, जमीन पे क्या चल रहा है, कार्यकर्ताओं के बीच क्या हल्ला है, और किसकी यात्रा किसके ऊपर ज्यादा भारी पड़ रही है? उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक वर्ग वो जो बीजेपी को लाना चाहता है, एक वर्ग वो जो बीजेपी को हराना चाहता है। अखिलेश उसके एक केंद्र बन गए और उनकी सभाओं में जो लोग विरोध कर रहे हैं सरकार का, वो जबरदस्त ढंग से एकजुट हो रहे हैं। और यही कारण है कि भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है उनके उसमें। लेकिन बीजेपी की जो सभाएं चल रही हैं वो टुकड़ों में चल रही हैं। जैसे 6-7 जगह उनकी सभाएं होती हैं और बड़े नेता उसमें जाते हैं। ये दो ताकतें हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका अध्ययन कर रहा हूं कि एक तो बहुजन समाज पार्टी, जब मैं गया उनका जो वोट बैंक है, जो उनका कैडर है, वो भीतर भीतर काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि मैंने जिससे पूछा उसने कहा साहब हम बहन जी के साथ जाएंगे। दूसरी चीज, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, जैसे कानपुर शहर में, जैसे ये मुरादाबाद, जैसे संभल, इस तरह के क्षेत्रों में ये ओवैसी की सभाओं में भारी भीड़ जुटी है। अब ये वोट है या सिर्फ देखने के लिए उत्सुकता में लोग जाते हैं? चुनाव में ये भी बड़ा पेश है कि बहुत लोग उत्सुकता में जाते हैं, देखे कैसा है, क्योंकि संसद में बहुत बोलते हैं ओवैसी, अब काफी बोलते हैं वो, तो लोग इसलिए जाते हैं कि साहब इनको देखा जाए। लेकिन जैसे कानपुर के जाजमऊ, चुन्नीगंज और इस तरह, तो यहाँ बहुत लोग उभरे और बहुत लोगों ने। क्या आपको ब्रजेश जी लगता है कि ओवैसी फैक्टर उत्तर प्रदेश में अपोजिशन के लिए कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा? अभी ब्रजेश जी कहना जल्दबाजी होगी। कारण क्या है कि जो हराने वाले हैं वो एक मुद्दा बना के चल रहे हैं और वो उनको लगता है कि बीजेपी को हराया जा सकता है इस बार जी, और जो जिताने वाले हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। तो अब वो उधर चले जाएंगे, थोड़ा ये अभी जल्दबाजी होगी कहना, क्योंकि यदि बटा तो अभी बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। ये जो बीजेपी की जन विश्वास यात्राएं हैं, उनको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बीजेपी हर बार यात्राएं निकालती है
ये चुनाव समीर से सिंह ने कहा पहले- कि हमने काउंटर में नहीं निकाला, हमारी तो ये आदत है, हर चुनाव में करते हैं। मैं ब्रजेश जी बता रहा हूं आपको। पर मीडिया में मैसेज तो यही गया ना कि अखिलेश यादव की यात्राओं के काउंटर में निकाली गई है। मीडिया में तो यही नैरेटिव बना। ये ब्रजेश जी यात्राओं के ये जनक हैं, इनकी पार्टी। अच्छा, मुझे याद है कि राम रथ यात्रा, ये भारत एकता यात्रा, फिर जन विश्वास यात्रा, वो जो कल्याण सिंह ने निकाले थे मस्जिद गिरने के बाद जी, इस तरह यात्राएं करना बीजेपी मतलब ये यात्राओं में पीएचडी होल्डर हैं। पीएचडी होल्डर है, इनसे बड़ा यात्रा आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया। थैंक यू ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी सवाल भी लूँगा। बीरेन जी भी हमारे साथ परिचर्चा में जुड़ चुके हैं। बीरेन जी, दो बड़ी यात्राएं निकल रही हैं, एक अखिलेश यादव की विजय यात्रा और दूसरी भारतीय जनता पार्टी की 6 जन विश्वास यात्राएं। बीएसपी भी अपनी छोटी यात्रा बढ़िया निकाल रही है सतीश मिश्रा जी की अगुवाई में। कांग्रेस भी प्रतिज्ञा यात्रा हफ्ते में एक आध दिन कभी कभी कर लेते हैं। पर ये जो दो यात्राएं हैं, इन यात्राओं के बीच बड़ा कंपटीशन है, आपका आकलन क्या है? बिल्कुल सही, कंपटीशन इन्हीं दो यात्राओं में है, लेकिन यात्रा और रैली से कुछ नहीं होता। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, वो वोट देने का इंतजार कर रही है, वोट किसे देना है, वो मतदान के इंतजार में बैठी है। उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की लड़ाई है वो क्या सीधी लड़ी जा रही है, दो ध्रुवीय हो गई है, या कुछ और भी दल लड़ेंगे, इस पर लेकर बहुत सारे लोगों के अपने अपने विचार हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तर प्रदेश पर फोकस किए हुए हैं, उनकी रैलियां चल रही हैं, उनके कार्यक्रम चल रहे हैं, ये बताता है कि बीजेपी इस चुनाव को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है और वो मानती है कि मुकाबला बहुत कड़ा है और प्रधानमंत्री को इसीलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और इस कड़े मुकाबले में बीजेपी ने पूरे देश से भी अपनी ताकत झोंकी है, केंद्रीय सरकार भी, उनके मंत्री भी सब लगाए गए हैं। तो ये चुनाव तो बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए। आपने देखा कि पिछले दिनों नमक, चना, चीनी, तेल ये भी गांव में बंटवाया जा रहा है, गरीबों के लिए खाद्यान्न। इसका सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? इसका सबसे बड़ा नुकसान किस पार्टी को होगा? बीजेपी तो फायदा उठाएगी। ये भी आप लोग तय करें, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन आज जो रैली हुई समाजवादी पार्टी आरएलडी की, जो ये अलीगढ़ में इगलास में बहुत बड़ी रैली हुई, बीजेपी इस रैली पर निगाह रखे हुए है। कोई चुनाव से पहले ये नहीं कहता है कि इनकी विपक्ष की रैली बहुत बड़ी थी, लेकिन वो जानती है, वो उसकी काट निकालने के लिए लगी रहती है। महान दल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ गठबंधन में है। बीजेपी को अकेले लड़ना है, किसान यूनियन से भी और विपक्षी दलों से भी। पिछली बार उसने बहुत सीटें जीती थी, इस बार संघर्ष थोड़ा कठिन है और यही वजह है कि ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं, चाहे मोदी के, योगी के, बीजेपी के सारे नेताओं के। ये तेल और चना और चीनी के साथ साथ धर्म का हथियार भी चला रहे हैं। अब ये चलेगा, उसके बाद फिर मुर्ग मुसल्लम, दारू और रुपया चुनाव लड़ेगा और उसमें भी बीजेपी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ये भी आप जानते हैं। भीड़ जुटा रहे हैं लोग, भीड़ वोट में बदलेगी कि नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूं, आसिम भाई ने कहा कि बिना एमआईएम के समाजवादी पार्टी के विधायक नहीं जीत पाएंगे। उसमें मैं मानता हूं कि समाजवादी ही नहीं, भाजपा के विधायक भी बिना ईएम के नहीं जीत पाएंगे। भाजपा को भी इनकी बड़ी ज़रूरत है। अब इनके सामने संकट ये है कि भाई इनको महान सब रहे, कोई नहीं दे रहा है और आसिम बकार की पार्टी की महत्ता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, इसको कोई नकार नहीं सकता। भाजपा के लिए जरूरी है और सपा के लिए भी ये जरूरी है। कुल मिलाकर आपने देखा कि अब की बार चुनाव में गुजरात मॉडल की चर्चा नहीं हो रही कि यूपी में गुजरात मॉडल की चर्चा हो। क्यों?
क्योंकि अब ये 5 साल सरकार चला चुके हैं यूपी में। आज काशी मॉडल की चर्चा कर रही बीजेपी, एक्सप्रेसवे की चर्चा कर रही है, एम्स की कर रही है जी। गुजरात मॉडल पीछे छूट चुका है। लेकिन अखिलेश बेरोजगारी पर चर्चा करते हैं, महंगाई पर चर्चा करते हैं और कानून व्यवस्था पर चर्चा करते हैं, महिलाओं पर करते हैं। इसीलिए मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। रथ यात्रा अगर 6 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की, तो 6 घंटे में 20 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर तो चली, और 1 घंटा में तो आदमी पैदल 5 किलोमीटर चल लेता है। तो इसका मतलब भीड़ हो रही है। मोदी के नाम पर भीड़ होती है, लाखों लोग सुनने आते हैं। तो ये नेता तो यूपी में सुने जा रहे हैं इस समय, बाकी लोग रैली कर रहे हैं, बाकी लोग यात्रा तो असीम बकार करें, हमारे वाले को तो दिखाते ही नहीं हो, आप तो हमेशा दिखाते हो। अब इनके वाले को दिखावें कि पहले मोदी योगी अखिलेश से निपटें तब तो दिखावें इनको। दिन भर तो इनको दिखाते हैं। अब उसके बाद अभी ये हैदराबाद में इनकी पार्टी, वहां ये देखे दिखावें, यहाँ अभी इनको टाइम लगेगा दिखाने में। अच्छा, अभी वक्त है भाई। देखिए मोदी जी या बीजेपी, उसकी कैंपेन टोटल इस समय अखिलेश यादव के खिलाफ है जी। और अखिलेश यादव को वो विपक्ष का बड़ा नेता मान चुके हैं, बना चुके हैं। क्योंकि जब से समाजवादी पार्टी पे छापा पड़ा तब से देखिए वो विपक्ष की एक धुरी अपने आप बन गए। अब वो कोई इस बात को कहे, चाहे माने चाहे ना माने, लेकिन अखिलेश यादव आगे जो है काफी जा चुके हैं इस मामले में। मतलब जिस पर छापा पड़े वो इम्पोर्टेंट है भाई। चुनाव में बीजेपी से वही लड़ रहे हैं, तो छापा मार के तो मामला तो वहीं डाला जाएगा ना। लेकिन जी कुल मिलाकर कंक्लूड करें बीरेन जी। भाई हम कंक्लूड कर देंगे, लेकिन एक बात ये कहेंगे जी कि जिन्होंने, ये चुनाव है, जिन्होंने कभी सर नहीं झुकाया, अब वो लोगों के पैरों में पड़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि महलों में रहने वाले लोग झोपड़ियों के लोगों से अब ताल्लुक बढ़ा रहे हैं, और जो कभी सुनने को तैयार नहीं होते थे अब वो घर घर आकर मसले सुलझाते हैं लोगों के। तो ये जो रोज चुनाव ना आए अगर, तो ये नेता दिखाई ना पड़े। ये बहुत अच्छा है कि 5 साल में एक बार चुनाव होता है। बहरहाल जो धर्म देखकर वोट दे रहे हैं, जाति देखकर वोट दे रहे हैं, विकास देखकर वोट दें, ईमानदारी पर वोट दें, और ये सोच समझ कर वोट दें कि जो चुनाव के रात में लाभ वाली गठरी मिलती है, अगर वो लाभ वाली गठरी तुमने पकड़ ली और उस गठरी से 5 साल के लिए फिर आपको खाली हाथ रहना पड़ेगा। चलिए 4 लाइनें कहता हूं। अपना देश कैसा है कि इस कदर पाबंदी है मजहब की सदके आपके जी। और जब से आज़ादी मिली है मुल्क में रमजान है, और कल नुमाइश में मिला तो चीथड़े पहने हुए, और मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज इस डिबेट को लेकर मैंने कू ऐप पर हम लोगों ने एक प्रश्न पूछा है। प्रश्न ये है कि सपा की रथ यात्रा और बीजेपी की जन विश्वास यात्रा निकल रही है, 2022 के चुनाव में इन यात्राओं का क्या असर पड़ने वाला है। तो अंकित चौरसिया लिखते हैं कि अगर सरकार ने सबका विकास किया है तो जन विश्वास यात्रा निकालने की ज़रूरत क्यों है। तो प्रभव यादव लिखते हैं कि यात्राओं का असर नहीं होगा, यात्राओं में किए गए झूठे प्रचार का असर ज़रूर होगा। एक और प्रश्न आया है प्रदीप सिंह जी का, ये लिखते हैं कि पार्टियों के नेताओं के बजाय मौजूदा विधायक क्यों यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। बड़ा इन्होंने दुखती रख पे हाथ रखा है। मैं ये सवाल ट्रांसफ़र करता हूँ समीर सिंह जी के लिए भी और मनोज के लिए। मनोज से मैं उनकी बारी में पूछूंगा, अभी मैं समीर सिंह जी से पूछता हूँ। हमारे एक दर्शक हैं प्रदीप सिंह, समीर जी, वो ये जानना चाहते हैं कि आप जन विश्वास यात्रा बड़े बड़े नेताओं को बुलाकर निकाल रहे हैं, अपनी पार्टी के विधायक से निकलवाइए। देखिए ब्रजेश जी, उनको पता नहीं है, हमारे पार्टी के विधायक सांसद उस रथ पर हैं, वो अपनी विधानसभा में रह रहे हैं, अपनी विधानसभा में रथ की यात्रा से सम्मिलित हो रहे हैं, उनके तथ्यों को जानकारी नहीं है।
लेकिन इतना जरूर कहूंगा ब्रजेश जी कि अभी मैं सपा के प्रवक्ता को भी सुन रहा था और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था जी। देखिए, 2-3 चीजें मैं कहूंगा आपसे। एक तो 2012 में भी अखिलेश यादव ने एक यात्रा निकाली थी। अखिलेश यादव 2012 में एक बार निकले थे तो उनकी यात्रा ब्रेक नहीं हुई थी। इस बार अखिलेश यादव स्वतः जानते हैं कि हमारी हार सुनिश्चित है। वो गोरखपुर जाते हैं, लौट आते हैं, वो गाजीपुर जाते हैं, लौट आते हैं, वो कानपुर जाते हैं, लौट आते हैं, वो रात्रि विश्राम लखनऊ में करते हैं, किसी गेस्ट हाउस में नहीं करते हैं। वो खुद मानते हैं कि उनको जन समर्थन नहीं मिल रहा है। 2012 की भी यात्रा देख लीजिए और 2022 की यात्रा देख लीजिए। दूसरा, कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे थे कि साहब हमारे नेता बहुत है, नीचे जा रहे हैं। सपा के प्रवक्ता आरोप लगा रहे। अरे भाई, जब आप परिवार की पार्टी हो, अखिलेश यादव के अलावा वहां कोई है नहीं। शिवपाल जी और मुलायम सिंह को पहले ही अखिलेश यादव पार्टी से निकाल चुके हैं। लेकिन मैंने इस डिबेट में देखा था समीर सिंह जी, कांग्रेस में है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि धर्मवीर चौधरी ने काफी कुछ भला बुरा आपको कहा था, लेकिन आप चौधरी साहब की पार्टी पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं, देखिए, सबके अपने अपने तरीके हैं राजनीति करने का। चौधरी साहब पर हम इस नाते बोलते रहे हैं। जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो हम बसपा का उल्लेख करते हैं। आज आप यात्रा की बात कर रहे हैं, बसपा कोई यात्रा नहीं निकाल रही है। इस नाते जब यात्रा की बात करेंगे तो सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों की यात्राओं का तुलनात्मक अध्ययन होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि 2012 के बाद भी यात्राएं निकली है, आप देख लीजिए। दूसरा, अरे मेरे एक सवाल का जवाब एक सेकंड रुकिएगा, मैं दूंगा। 2019 से बड़ा गठबंधन आएगी, बोलिए जी, कंटिन्यू करें। 2019 से बड़ा गठबंधन ब्रजेश जी नहीं हो सकता है। सपा बसपा का गठबंधन। हस्र क्या हुआ? 2020 में 6 बाई इलेक्शन हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। एक समाजवादी पार्टी जीत पाई, जबकि बसपा नहीं लड़ रही थी बाई इलेक्शन। समाजवादी पार्टी की जमानतें जब्त हो गई, प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। ये उत्तर प्रदेश की जनता योगी और मोदी मैं मनोज राय धूपचंडी जी को आमंत्रित करता हूं। थैंक यू। ऑलराइट मनोज, कानून व्यवस्था के साथ ये कह रहे हैं कि आपको इसलिए जन समर्थन ज्यादा नहीं है, सवाल है। यात्रा ब्रेक क्यों कर दे रहे हैं? सड़क के साथ है, एक्सप्रेसवे के साथ है। ओके, मनोज जवाब देंगे। यस मनोज, गो अहेड प्लीज। सवाल इस बात का। थैंक यू समीर जी, शुक्रिया। मनोज जी गो अहेड। सवाल, थैंक यू मनोज जी। मनोज जी बोलिए, आप मनोज जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये तो कुछ समझते हैं नहीं और ये लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की फैक्ट्री है भाजपा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये कह रहे हैं कि यात्राएं ब्रेक हो रही हैं और उसके बाद आगे नहीं चल रही हैं, कहीं रुक नहीं रहे। अभी जौनपुर में आदरणीय अध्यक्ष जी रुके 2 दिन, जहां जा रहे हैं वहां रुक रहे हैं। लेकिन जब यात्रा खत्म होगी तो आखिर में आदमी समाजवादी पार्टी के स्टेट कार्यालय पर आएगा कि नहीं आएगा? वहां लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता दूसरे दलों को छोड़ के आ रहे हैं। और धर्मवीर भारती जी ने जो सवाल किया है, मुझे तो हंसी आ रही थी। अभी 2 दिन पहले जब शिलान्यास मेरठ में किया मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे के, तो आदरणीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने साफ कहा कि ये मायावती जी का संकल्प था, इसको शिलान्यास कर रही है। लेकिन इनको हमारी तारीफ करने में तो समस्या है। ये भाजपा के साथ मिलकर बात कर सकते हैं। भी शिलान्यास। समीर जी बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं आपसे बीच में नहीं, प्लीज राम मंदिर का भी श्रेय ले लीजिए। फिर मनोज बोलेंगे। मनोज अपनी बात कंप्लीट मैं आपको पता नहीं है समीर जी आपको पता नहीं है, 34 मकान उस समय खरीदे गए थे और आपने 114 मंदिरों को तोड़ा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए। आप इस तरीके की क्या बात करते हैं? आपको पता नहीं, मैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का रहता हूं और जिन वार्डों में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन समीर जी मैं टाइम दूंगा, नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों को करना चाहिए, प्रधानमंत्री जी मजबूर में आकर के वो कर रहे हैं। ये हाल है उनका। मैं फिर दोहराना चाहूंगा ब्रजेश जी कि ये असीम वकार तो कह रहे हैं कि बिना इनके तो जीत मुश्किल है आपकी। अब समस्या इस बात की है कि असीम वकार जी
कह रहे हैं, समझ रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो उनको लगता होगा कि नहीं मुश्किल है। ऑलराइट, मैं थैंक यू, बहुत शुक्रिया धर्मवीर चौधरी, मैं दूंगा टाइम आपको, मैं टाइम दूंगा प्लीज। अब लोगों के ऊपर तुरंत आप मुकदमे बिल्कुल कायम होते दीजिएगा। हैं, इनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं कायम होते हैं? थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धर्मवीर जी, ये बीजेपी वाले तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर, अभी भी इतना टाइम हो गया आपको सत्ता छोड़े। ब्रजेश जी मुझे अभी शोले फिल्म याद आ गई जी। जैसे गब्बर सिंह का हाल शोले में हुआ था, वो तो बीजेपी का होने वाला है, और समाजवादी पार्टी उस शोले का संजीव कुमार है जिसके हाथी नहीं है, और ये जो ओवैसी के प्रवक्ता बैठे हैं ये सामा है उस फिल्म के। जितना सामा का रोल था उत्तर प्रदेश में उतना ही इनका है। और बहुजन समाज पार्टी ने 385 आप किस भूमिका में हैं? हम यात्राओं में आप किस भूमिका में हैं शोले में? जगदीप हैं, हैं? आप जय और विजय की भूमिका में है, जय और विजय की। लकड़ी वाले माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जय और विजय के रूप में घूम रहे पूरे प्रदेश में। जय हमारी होगी, विजय हमारी होगी। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 है, नंबर 1 थी और नंबर 1 रहेगी उत्तर प्रदेश में। 2022 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे ब्रजेश जी। मैं आपकी डिबेटों को पिछले काफी समय से देख रहा हूँ। पहले आप निष्पक्ष डिबेट करते थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा ब्रजेश जी, आप भी प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं डिबेट के रूप में। मैं आप पर खुला आरोप लगा रहा हूँ। ये भाजपा ने इतनी महंगाई बढ़ाई है, इतना भ्रष्टाचार है, जंगल राज है, उसको खत्म न करने की बात करके आप समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, यानी आप भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू। समाजवादी पार्टी मैं आपको धर्मवीर जी पूरा मौका देता हूं, इस प्रदेश के लिए हानिकारक पर आप है। सबका मजाक उड़ाते हैं डिबेट में। अब आप शोले फिल्म का नाम लग के आप सबका मजाक उड़ाएंगे तो मैं इंटरवीन करूंगा, तो आपको मेरी निष्पक्षता खराब लगेगी। पर आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, ये गलत बात है। तो जो आपने ये गलत है कि आप किसी का मजाक उड़ाएं। बवंडर बनाया था यात्राओं का, इस बवंडर की हवा निकाल रहा हूं मैं आपके। तो भाई आप भी निकालिए हवाई, ये बवंडर एक काम करिए ना, मायावती जी भी निकालें। आसान मैं आपको वायदा करता हूं कि उनका भी यात्रा दिखाऊंगा। अब आप निकले भी ना, घोषणा पत्र के वादे करना, सुन तो लीजिए। जनता जो है आप यात्रा भी ना निकालो, घर पे रहो और ये उम्मीद करो कि हम आपके लिए कहें कि नहीं आपकी यात्रा निकल रही है, तो भाई झूठ कैसे बोला जाएगा। ओके आसिफ जी बताइए। हमारा कैडर जो है लगातार भारतीय जनता ये पार्टी कह रहे हैं कि आप मामला निष्पक्ष नहीं है, अब ये घर से निकले भी ना, लेकिन इनको कहा जाए कि नहीं इनकी यात्रा निकल रही है, तो कैसे माना जाए। देखिए कांग्रेस पार्टी ने जमीन पर उत्तर प्रदेश की जनता, एक सेकंड रुक जाइए धर्मवीर जी, रुक जाइए। यस आसिफ जी गो अहेड। उत्तर प्रदेश की धरती पे कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए संघर्ष किया है। जब कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी लूट रही थी पीपी किट के नाम के ऊपर, भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, तब कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता रोड के ऊपर था, और यही भारतीय जनता पार्टी के गुंडों और बदमाशों ने सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जेल भेजा, सिर्फ इसलिए कि वो गरीबों के लिए खाने और पीने की व्यवस्था। इस राउंड में थोड़ा वक्त का अभाव है, थोड़ा ज्यादा। एक बात मैं बता दूं, एक बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी तक नहीं दिया कि जो बात इन्होंने सदन में बोली कि उत्तर प्रदेश में एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। हाँ मैंने सुन लिया। क्यों नहीं बोलना है? थैंक यू। इसलिए नहीं बोलना है, जनता छोड़ेगी नहीं, जगह जगह मारेगी इस बात पे। क्या तो कह रहे थे धर्मवीर जी अभी? देखिए मुझे हंसी इस बात पे आप बीजेपी बीजेपी को दे दिया तो उनको दे दिए। अब आप उनको जवाब बराबर का मौका दे रहे हैं। थैंक यू। ओके यस। देखिए मजा इस बात का आया कि धर्मवीर चौधरी ने कहा हमको सांभा, हाँ कहा, और सपा को कहा बाजू कटे ठाकुर। हाँ। अब हम बता दे रहे हैं बीजेपी है गब्बर, हाँ। और धर्मवीर चौधरी की पार्टी है धन्नो। ऐसे मजाक मत उड़ाइए एक दूसरे का, यही मना करता हूं तो आप लोग गुस्सा कर रहे हैं। मैंने तो कैरेक्टर पूरे किए हैं। चल धन्नो, आज तेरी इस इलेक्शन में ठीक डायलॉग याद कर लीजिएगा धर्मवीर जी, और बोलने से पहले सोचा करो कि जवाब क्या आएगा। अकलमंद आदमी पहले सोचता है फिर बोलता है, और लुल आदमी पहले बोलता है। ये गलत बात है, ऐसी भाषा मत बोलिए आप। सुनिए सर, धर्मवीर जी ऐसी भाषा नहीं, ठीक बोल दिया सर, बोल दिया। ये सड़क छाप लोगों को अगर आप नहीं ये गलत बात में बिठाएंगे ब्रजेश जी, तो ये सड़क छाप लोग यही बात करेंगे। नहीं ऐसी भाषा स्वीकार योग्य नहीं है, ये ऐसी भाषा स्वीकार नहीं की जानी। जबान 32 दांतों के पीछे इसलिए रखी गई है, ये दांतों के पीछे कि चले तो पहले सोच लो, बहुत संभाल के चलाओ, बोलने से पहले सोचो कि जवाब क्या आएगा।
तुम सांभा कह दो, तुम टांबा कह दो, जो दिल चाहे कह दो, लेकिन जब जवाब पलट के आएगा तो नीचे से लगेगी ऊपर बुझेगी। इस बात को दिमाग में रखो। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, ये बार बार आप धर्मवीर को क्यों टारगेट कर रहे हो? नहीं, धर्मवीर ने कहा मुझे। अब समाजवादी की बात, एक बात बोल दूं, इन्होंने कहा हम बीजेपी के एजेंट। कल्याण सिंह को पार्टी में इन्होंने लिया, कल्याण सिंह जिंदाबाद के नारे इन्होंने लगाए, कल्याण सिंह के बेटे को मंत्री इन्होंने बनाया, साक्षी महाराज को राज्यसभा सदस्य इन्होंने बनाया। बीजेपी के एजेंट हम बैठे हैं। पहले तो धूप चंडी जी बताइए कि साक्षी महाराज को आप लोगों ने राज्यसभा भेजा, अब इतना टाइम नहीं बचा मेरे पास। माफी मांगेंगे आप? ओके, ब्रजेश शुक्ला जी, बीजेपी की पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं दोनों यात्राओं के कंपैरिजन, और आप हमको बता रहे हैं। थैंक यू। बिहार में मिल करके अरे आप तो उत्तर प्रदेश में मिले हुए हैं भाई, पार्टी से आपने आरजेडी, आप उत्तर प्रदेश में मिले हुए हैं सर। ये कोई फायदा नहीं। साक्षी महाराज पे बोलिए, कल्याण सिंह पे बोलिए, उसके लड़के पे बोलिए, बस इसके अलावा ना बोलिए। जिस तरीके से बंगाल में आपको खदेड़ा गया था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में खदेड़ा जाएगा। चुनाव होने दीजिए, मालूम पड़ेगा भी आपको। मुसलमान को आप लोग बेवकूफ समझ रहे हैं। कौन सा रिश्ता है आपका? आप पूरी रैलियां कर रहे हैं, उसमें मुसलमान को आप ना बुला रहे हैं, ना दिखा रहे हैं, ना मुसलमान को लेकर चल रहे हैं। मुसलमान से नफरत है आपको नेताओं से। पोषित मुसलमान अगर अपनी हक की बात करेगा तो आप उसको बीजेपी का एजेंट कहेंगे। ओके, थैंक यू, शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद दोनों का। ब्रजेश शुक्ला जी को लाया जाए। थैंक यू, केवल ब्रजेश शुक्ला जी बोलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। एक सेकंड रुकिए, सिर्फ ब्रजेश शुक्ला जी। ब्रजेश जी देखिए, इन लोग की भाषा। थैंक यू, ओके, थैंक यू। अरे क्या हो गया आप लोगों को? अरे एक सेकंड रुको, और आप कैसे मुसलमानों की हिमायत कर रहे हैं? आप कैसे कर रहे हैं? दोनों की आवाजें बंद करिए, ये कुछ अधिक हो रहा है। थैंक यू ब्रजेश शुक्ला जी। आप मुझे बताइए, ये तो भाषा ही अजीब होती जा रही चुनाव आते आते। वो दिन दूर नहीं जब ये डिबेट में गाली गलौज शुरू कर देंगे। ये देखिए ब्रजेश जी, ये भाषा मुझे तो बड़ी पीड़ा हुई, आज बहुत कष्ट हुआ। नहीं, लड़ाई जिस ढंग से बढ़ रही है, अब उसी तरह कड़वापन। ये नहीं देखते हैं कि साहब आपको सब लोग सुन रहे हैं, आप इतने बड़े चैनल में बैठे हुए हैं, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना तो नहीं। पर देखो ना, ये शुरुआत किसने की? धर्मवीर चौधरी जी ने शुरू की ना। अब इस तरह की भाषा क्या ठीक है कि आप 16 के कैरेक्टर से सबकी तुलना कर रहे हो? वास्तव में ब्रजेश जी, ये क्या तरीका है? अब इस तरह की भाषा होगी, इसका मतलब आपके पास मुद्दे नहीं हैं। मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है, सब बीजेपी की टीम है, सब बैठे हुए। कौन? धर्मवीर चौधरी 3 बार बीजेपी के साथ रहे, 3 बार। कौन सरकार बनाई? धर्मवीर चौधरी की पार्टी ने 3 बार बीजेपी के साथ। आप उन्हीं को अकेले पीछे क्यों पड़े भाई? बाकी लोग भी तो हैं पैनल में। क्या कौन रहा है? जिन लोगों ने उनसे सवाल पूछे, आप पूछिए इनसे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। ये बैठे 3 बार बीजेपी की। थैंक यू। अच्छा, मैं नहीं, आप लोग देखिए गलत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डिबेट का टाइम हुआ, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।